मार्गरेट तो जा चुकी थी, लेकिन वो मुझे एक मीठा सा एहसास दे गई थी और मैं इस एहसास की शरीनी से अपने होंठ काट रहा था। काफी देर बाद जब मेरी तबीयत संभली तो मुझे एक बार फिर एंड्रियो का हुक्म याद आया और मैं सोचने लगा कि इस मोड़ पर डॉक्टर तनवीर को लेबॉर्टरी से निकालना अब मेरी ही जिम्मेदारी थी। जाहिर है अगर डॉक्टर तनवीर के पास कोई लाहे अमल होता तो उसे बरसों तक ये चरखा काटने की क्या जरूरत थी। जो कुछ भी करना था मुझे ही करना था। मुझे लेबॉर्टरी में देखकर अगरचे उसका हौसला बढ़ गया था, लेकिन ये हौसला इसराइल जाने की बात सुनकर मांद पड़ गया था। क्या बात है शरल, डांस में हिस्सा क्यों नहीं लिया? कोई मेरे बराबर की कुर्सी पर आकर बैठते हुए बोला। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। ये मेरा ही साथी था और इसको भी अभी अभी 11 बजे वापस एंड्रियो के दफ्तर पहुंच जाने की हिदायत मिल गई थी। मार्गरेट का शोहर वापस आ गया और वो चली गई है। उसके साथ छुट्टी गुजारने पर ही मजा था। उसकी गैर मौजूदगी में क्या खाक डांस करूंगा। बात तो तुम्हारी दुरुस्त है, जिसके साथ दिल लगी हो उसी का साथ पुरकैफ होता है। अपना भी यही हाल है। मारियन भी अभी तक नहीं आई। मुझे तो इसकी रिहाइश का भी इल्म नहीं है। मुझे 2 माह से लगातार हर छुट्टी पर उससे मिलने पर कुछ उनसियत सी हो गई थी। अब उसको गैर हाजिर पाया है तो पूरा हाल खाली खाली लग रहा है। तुम्हारी हालत तो मुझसे भी काबिल रहम है। मैंने कम से कम मार्गरेट को मिल तो लिया है। क्या करूं, दिल होल खा रहा है। पूरा हफ्ता बुध के इंतजार में काट दिया और आज रात सर पर आ गई है, लेकिन मारियन का कोई नामो निशान नहीं। दिल चाहता है बस खुदकुशी कर लूं। मैं अपने इंतजार का कोई फल ना पाकर जिंदा नहीं रहना चाहता। ओफो, इतनी भी मायूसी की क्या बात है भाई? अगर तुम चाहो तो हम कोशिश करके मारियन को तलाश कर सकते हैं। वो कैसे? वो उम्मीदों बेम के तासुरात लिए बोला। अभी हमारे पास वक्त मौजूद है। मार्गरेट तो है नहीं कि मेरी भी कोई मसरूफियत होती, लिहाजा हम दोनों मिलकर उसको तलाश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कैसे? भाई इसके कुछ और भी तो दोस्त होंगे, उनसे पूछते पूछाते उसे ढूंढ निकालेंगे। तो क्या तुम्हारे ख्याल में अब तक फारिग बैठा रहा हूँ? पूरा दिन सर्फ हो गया है उसकी तलाश में। उसने पजमुर्दगी से कहा। हो सकता है जब हम उसको तलाश करें तो वो मिल ही जाए, लेकिन मेरा ख्याल है वो न्यूयॉर्क में मौजूद नहीं है। अगर वो न्यूयॉर्क में होती तो क्लब जरूर आती। तुम्हारा ख्याल गलत भी हो सकता है, मैंने कहा तो वो चौंक कर हैरत भरी नजरों से मुझे देखने लगी। तो फिर तुम्हारे ख्याल में वो अब तक क्यों नहीं आई? लड़कियों की और भी बहुत सी मसरूफियात होती हैं। वो कहीं उलझ गई होगी। इसके अलावा करती क्या है? स्टेज अदाकारा है। तो बस फिर निकल आई ना उसकी मसरूफियत। वो जरूर कहीं उलझ गई होगी। बहरहाल तुम खातिर जमा रखो, एक अदाकारा मेरी दोस्त है, वो जरूर मारियन को जानती होगी। तुम उसके पास चले जाओ, हो सकता है तुम्हारी मुलाकात हो ही जाए। लेकिन ठहरो, मैं पहले मालूम कर लूं कि वो अपने घर पर मौजूद है या नहीं। मैं उठा और वेस्टर्न होटल में जरीको के नंबर डायल किए। नए इम्कान के तहत मुझे जरीको की जरूरत पड़ गई थी। अभी 3 घंटे पेशतर मैं जरीको के पास था और उसे कहा था कि वो अगर वापस लंदन जाना चाहता है तो चला जाए। नंबर डायल करते हुए मैं यही दुआ मांग रहा था कि खुदा करे अभी जरीको होटल ही में मौजूद हो। दूसरी तरफ जरीको ने ही रिसीवर उठाया। मैंने उसे बताया कि वो अभी होटल छोड़े और मेरे अगले फोन का इंतजार करे। जरीको के साथ अभी मिस रोजी मौजूद थी, लेकिन ये बेजा वक्त जाया करने का मौका नहीं था। तुम फौरन वेस्टर्न होटल के कमरा नंबर 5 में पहुंच जाओ। वहाँ वो अदाकारा मौजूद है। उसके मुताबिक वो मारियन नाम की 3 अदाकाराओं को जानती है। तुम उसको मारियन का मुकम्मल हुलिया बताना, वो तुम्हारी जरूर मदद करेगी। मैंने वापस आकर शिल्स को कहा, लेकिन एंड्रियो की तो हिदायत है कि क्लब से बाहर नहीं निकलना है। वो मिनमिनाया। छोड़ो इन बातों को, ज़हनी तस्कीन से ज्यादा और क्या चीज है। अगर तुम्हारे बारे में किसी ने इस्तिफसार किया तो मैं बता दूंगा कि तुम बाथरूम वगैरह में कहीं हो। बस तुम अभी निकल जाओ और ताखीर ना करो। तुम्हें 11 बजने से पेशतर वापस भी आना है। मैं तुम्हारा किस जुबान से शुक्रिया अदा करूं शरल। यकीन करना आज का सारा दिन ही गारत हो गया। शिल्स ने इंतहाई ममनूनियत से कहा और क्लब से चला गया। हालांकि एंड्रियो की हिदायत के मुताबिक उसे क्लब से नहीं जाना चाहिए था। शिल्स की रवानगी के बाद मैंने जरीको के नंबर दोबारा डायल किए और हिदायत की कि इस हुलिया का एक आदमी तुम्हारे कमरे में आएगा तो उसको बाकी रात के लिए होश में नहीं रहना चाहिए और खुद उसे बाकी रात चौकन्ने होकर रहना होगा। हो सकता है उसकी जरूरत पड़ जाए। जरीको ने बारी आवाज में अपनी मुस्तैदी का यकीन दिलाया और मैं रिसीवर रख कर सोचने लगा कि आया मेरी यह हरकत मुझे मशकूक बना देगी। बहरहाल एक तो टल गया था, अब 2 आदमी और थे, जेफरे और मिचेल। इन दोनों को भी कहीं ठिकाने लगाना था। काफी सोच विचार के बाद मैंने एक बार फिर जरीको को फोन किया और उसे हिदायत की कि वो आने वाले शख्स को अपने कमरे में बेहोश छोड़ने के बाद नाइट क्लब में आ जाए और आते हुए मिस रोजी को लेता आए। तकरीबन 20 मिनट के इंतजार के बाद वो दोनों मुझे क्लब के दरवाजे पर नजर आए। वो अंदर दाखिल होने के बाद
एक मेज पर बैठे और इर्द गिर्द से बेनियाज होकर शराब के घूंट लेने लगे। लेबॉर्ट्री में काम करने वाले कॉमन इंटरेस्ट के कारकुनों को तंजीम के दीगर अरकान कम ही जानते थे, लेकिन इनको बाहर निकलने के लिए हफ्ता की सिर्फ एक ही रात मिलती थी। इस एक रात में वो अपनी वाकफियत और अपना तारुफ अपने दीगर भाई बंदों से नहीं कर पाते थे। वैसे भी तंजीम की तरफ से लेबॉर्ट्री में काम करने वाले कारकुनों को हिदायत थी कि वो क्लब में आने वाले बेरोनी अफराद से अपनी वाकफियत ना करें। यही वजह थी कि मुझे यानी शर्ल को सिवाय जेफरे और मिचेल के इस हाल में कोई और नहीं जानता था, और वो दोनों रकासाओं का डांस देख रहे थे। मैं उठा और जिरिको की मेज की तरफ बढ़ गया। कोई और मेरी तरफ मुतवज्जे नहीं था। क्या उस आदमी का काम हो गया? मैंने जिरिको के कान में सरगोशी की। हाँ, वो मेरे कमरे में बेहोश पड़ा है। 2 और आदमियों को 11 बजने से पेशतर बेकार करना है और मैं चाहूंगा कि ये काम मिस रोजी करे। मैंने कहा तो रोजी ने अपनी कलाई पर निगाह की। 11 बजने में 25 मिनट बाकी थे। क्या इनमें से कोई जवान आदमी है? दोनों ही जवान हैं, तो उनमें से एक का मैं जिम्मा लेती हूँ। इसे मैं क्लब से बाहर ले जाकर उस वक्त तक उलझाए रखूंगी कि 11 नहीं बज जाते। दूसरे को तुम दोनों संभालोगे, रोजी ने कहा। तो मैंने चंद लम्हे इस बात पर गौर किया। बात कुछ माकूल ही थी। रोजी उनमें से एक आदमी को अपने हुस्न के जाल में फांस कर बाहर ले जा सकती थी और यूं मुझे एक आदमी से छुटकारा मिल सकता था। मैंने सोचा कि रोजी के लिए मिचेल मुनासिब रहेगा, जेफरे को हम खुद संभाल लेंगे। मैंने सोचा और बोला, 11 बजने तक बल्कि पूरी रात इसको उलझाना है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, रोजी ने कहा। तो मैंने वहीं बैठे बैठे उसे मिचेल की निशानदही कर दी। रोजी अपने शिकार की तरफ चल दी। तकरीबन 15 मिनट तक वो दोनों बातें करते रहे। वो क्या बातें कर रहे थे मुझे इसकी कोई खबर न थी, लेकिन मिचेल की आंखें और उसके तासुरात मुझे सब कुछ बता रहे थे। 11 बजने में 5-7 मिनट बाकी थे। वो उठे और क्लब का गेट क्रॉस कर गए। मिचेल से भी जान छूट गई। अब जेफरे बाकी था और 11 बजने में 5 मिनट रह गए थे। उसकी निगाह भी बार बार वॉल क्लॉक की तरफ उठ रही थी। मुझे कुछ नहीं सोच रहा था कि जेफरे को एंड्रियो के दफ्तर में घुसने से बाज रखने के लिए क्या करूं। जिरिको किसी गुरेले की तरह बैठा आंखें झिपकाए बगैर मेरी हिदायत का मुंतज़िर था। जब मुझ पर जल्लाहट के दौरे पड़ रहे थे और फिर ये जल्लाहट ही का शाखसाना था कि मैंने जिरिको को एक अजीबोगरीब हिदायत दे दी। देखो, मैं एंड्रियो के दफ्तर में जा रहा हूँ। 11 बजने में 3 मिनट बाकी हैं। तुम एंड्रियो के दफ्तर के करीब ही कुर्सी पर बैठ जाओ। अगर इन 3 मिनटों के दौरान फलां आदमी एंड्रियो के दफ्तर में घुसने की कोशिश करे तो तुम उसको जबरदस्ती बाहर ले जाना। उसका कोई भी जानने वाला इस हाल में मौजूद नहीं है। मेरा ख्याल है कोई भी मुजाहिमत नहीं करेगा। अगर मुजाहिमत हो भी तो तुम मामले को तूल देने की कोशिश करना। अगर मुजाहिमत ना हो तो उस आदमी को बेहोश करके अंधेरे गोशे में डाल देना और खुद एंड्रियो के दफ्तर में दाखिल हो जाना। हो सकता है मुझे तुम्हारी जरूरत हो। जिरिको ने अपनी मोटी गर्दन को हिलाया और मैं उठकर एंड्रियो के दफ्तर की तरफ चल दिया। मेरा ख्याल है अभी 3 मिनट बाकी हैं। अपने अकब में जेफरे की आवाज सुनकर मैं चौंक पड़ा। सर घुमाकर देखा तो जेफरे को जिरिको की जद में पाया। जिरिको जेफरे की तरफ किसी बाज की तरह झपटा था। कमबख्त जेफरे ने मुझे एंड्रियो के दफ्तर की तरफ बढ़ते देखकर मेरी पैरवी करने की कोशिश की थी और इस तरह जिरिको के हत्थे चढ़ गया था। मैं चंद सानिये यूं ही खड़ा रहा। जिरिको जेफरे को धकेलता हुआ बाहर ले जा चुका था। सब लोग इस वक्त डांस देखने में मगन थे। किसी ने तवज्जो ना दी। मैंने एंड्रियो के दफ्तर में घुसने से पेशतर सोचा कि अगर उसने मुझसे 11 बजने से कबल दफ्तर में होने की वजह पूछी तो मैं क्या जवाब दूंगा। ये भी मुमकिन है कि वो अभी लेबॉर्ट्री का दरवाजा ना खोल पाया हो और मुझे यूं अकेले अंदर दाखिल होते देखकर मशकूक हो जाए। न जाने लेबॉर्ट्री का दरवाजा कैसे खुलता था। मैं उससे जबरदस्ती ये दरवाजा नहीं खुलवा सकता था। बहरहाल ये भी मुमकिन है कि वो दरवाजा खोल चुका हो। ये सोचकर मैंने दरवाजे का पार्ट धकेला और अंदर झांका। मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही। उस वक्त एंड्रियो अपने दफ्तर में मौजूद नहीं था। मैं दफ्तर के अंदर दाखिल हो गया और कोने की तरफ बढ़ गया। मालूम करना चाह रहा था कि इस वक्त एंड्रियो किधर होगा। मैं अभी इधर उधर देख रहा था कि बगली दरवाजे में सरसराहट हुई। ये दरवाजा न जाने किधर खुलता था। बहरहाल इस वक्त मैं नाजुक पोजीशन में था। छुपने के लिए कोई जगह ना थी। जिस कोने में उस वक्त मैं खड़ा था बगली दरवाजा उसी दीवार में था। उस कोने और दरवाजे के दरमियान सोफा पड़ा था। मुझे और तो कुछ न सूझा। मैं सोफे पर बैठ गया। इधर मैं सोफे पर बैठा और उधर एंड्रियो बगली दरवाजे से नमूदार हुआ। मैं इस वक्त क्लब में खुलने वाले दरवाजे से कदरे हट कर बैठा था। एंड्रियो ने अंदर दाखिल होते ही बैरूनी दरवाजे की तरफ देखा और फिर उसकी नजरें वॉल क्लॉक की तरफ उठ गईं। 11 बजने में तकरीबन आध मिनट बाकी था। एंड्रियो ने चंद लम्हे अपने सर में ख्वाहिश की और फिर एक दीवार की तरफ बढ़ गया। उसको मेरी मौजूदगी की खबर ना थी। यही दीवार थी जिसमें लेबॉर्ट्री का दरवाजा नमूदार होता था। इस वक्त मेरा दिल पूरी रफ्तार से धड़क रहा था। दीवार में पीतल का एक छोटा सा चौकोर टुकड़ा नस्ब था। एंड्रियो ने अंगूठे से दबाया तो गड़गड़ाहट के साथ दरवाजा नमूदार हो गया और राहदारी नजर आने लगी। उसी राहदारी के सिरे पर सीढ़ियां बनी हुई थी।
दरवाजा खोलने के बाद एंड्रियो पलटा और यही वो लम्हा था कि उसकी मुझ पर नजर पड़ गई। मुझे देखकर वो यूं बुदका जैसे कोई सांप अचानक किसी नेवले को देखकर बुदकता है। यही वो मुनासिब मौका था कि एंड्रियो का काम तमाम कर देना चाहिए था। मैं यही अज़्म लिए अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसको शायद मेरे इरादे की खबर हो गई थी, क्योंकि अपने मुंह से कोई भी आवाज निकालने से पेशतर वो मेज की दराज की तरफ झपटा और फिर रिवॉल्वर निकालकर मेरी तरफ तान लिया। एंड्रियो की ये फुर्ती मेरी तवक्को से बालातर थी। मैं तो सोच रहा था कि वो मेरी मौजूदगी पर बहसो तहमीज करेगा, दीगर तीनों अशखास की बाबत दरियाफ्त करेगा, लेकिन वो बड़ा काया साबित हुआ था। मैं उसकी सांप किसी आंखों में मौत की चमक देखकर वहीं जम गया। खुद एंड्रियो भी हैरत और खौफ से मिले जुले तासरात से दम बखुद होकर रह गया था। उसके मुंह पर जैसे ताला पड़ गया था। मेरी तरफ रिवॉल्वर ताने बस आंखें पिटपिटाए वो मुझे देख रहा था। वो इस तरह टेढ़े कदम लेता हुआ लिबार्टी के दरवाजे की तरफ बढ़ा और कदम आगे बढ़ाकर राहदारी के दहाने में फर्श पर लकड़ी के 1 फुट कुतर के बने हुए गोल टुकड़े से ठोकर मारी और अपनी टांग जल्दी से हटा ली। दरवाजा एक गड़गड़ाहट के साथ बंद हो गया। दरवाजा बंद करने के बाद वो घूमता हुआ अपनी कुर्सी पर आन बैठा। वो अब भी मुंह से कुछ नहीं बोल रहा था। अब मेरे और उसके दरमियान मेज हायल थी। यही वो लम्हा था कि जरीको अंदर दाखिल हुआ। लम्हे भर को उसकी नजर दरवाजे की तरफ उठी और मैं नीचे बैठ गया। अब मेज मेरे लिए एक शेल्टर थी। गोली चली और मेरे सर के ऊपर से गुजर गई। इससे कबल के दूसरी गोली चलने की नौबत आती, मैंने बिजली की सी तेजी से मेज उलट दी। मेज के साथ एंड्रियो और उसकी कुर्सी भी उलट गई। गोली जरूर चली थी लेकिन कारगर न हुई। मेज उलटने से एंड्रियो मेज और कुर्सी के दरमियान फंस कर रह गया था। क्योंकि जिस कुर्सी पर वो खुद बैठा था वो भी उलट चुकी थी, लिहाजा मैं एंड्रियो का मुंह देखने से कासिर था। मुझे उसकी टांगे और पीठ ही नजर आ रही थी और वो कुर्सी और मेज के दरमियान अपनी गर्दन छुड़ाने के लिए माही बेआब की तरह तड़प रहा था। एंड्रियो कमजोर और बूढ़ा आदमी था। खातिर खा जोर न लगा सकने की वजह से वो छुटकारा पाने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। मैंने चंद लम्हे उसको इस मुजीका खेज हालत में देखा और फिर जरीको को इशारा किया। उसने खंजर निकाला और हाथ बढ़ाकर उसके पेट में पैदल पे वार किए, क्योंकि एंड्रियो का शोर-ओ-गल मेरे लिए परेशानी का बायस बन सकता था। चंद एक जजमुर्दा चीखें निकालकर एंड्रियो ठंडा हो गया। यह सब कुछ 5 मिनट में मुकम्मल हुआ। मीटिंग शुरू होने में 10 मिनट और थे। इसके बाद एंड्रियो की गैर हाजिरी की वजूहात का मालूम किया जाना यकीनी था। मैं बेताबी से उस चौकोर टुकड़े की तरफ बढ़ा और उसको दबाया। ये देखकर मैं हैरत ज़दा रह गया कि मेरे इस टुकड़े को दबाने से कुछ भी असर ना हुआ। मैं पागलों की तरह उस टुकड़े को बार बार दबाया जा रहा था, लेकिन बेसूद। अपनी नाकामी देखकर मेरे होशो हवास जवाब देने लगे। मैं किसी मखबूतुल हवास की तरह एंड्रियो के दफ्तर के चक्कर लगाने लगा। हर मीख और क्लीद को आजमाया। सारा दफ्तर उलट पुलट कर दिया। बगली कमरे में घुसकर हर चीज तहो बाला कर दी, लेकिन लिबार्टी का दरवाजा ना खुला। 11:10 हो गए थे कि मैं परेशानी के अजीब आलम में दोनों हाथों से सर थाम कर सोफे पर बैठ गया। हो सकता है चौकोर के दबाने से लिबार्टी का दरवाजा खुलता। जरीको ने एंड्रियो की लाश की तरफ इशारा करते हुए अपनी दानिश में एक आम सी बात की थी, लेकिन उसकी ये बात मेरी हड्डियों तक में उतरती चली गई। मुझे याद आया कि मखसूस उंगलियों के लम्स पर किसी तरह बंद दरवाजे खुला करते हैं। फिंगरप्रिंट लॉक के बारे में मैं पहले भी सुन चुका था। इसको जल्दी से निकाल कर सीधा करो। मैं एक बार फिर पागलों की तरह गोया हुआ। जरीको ने मेरी बात सुनते ही खंजर नीचे रखा और मेज की तरफ बढ़ा। ये बहुत भारी मेज थी। मैंने अपनी जान बचाने के लिए इसको उलट तो दिया था, लेकिन अब ये सीधी नहीं हो रही थी। एंड्रियो खामखा चूहे दान में नहीं आ गया था। जरीको ने मेज सीधी की तो उसके साथ ही कुर्सी भी एंड्रियो की लाश समेत ही ऊपर उठाई। गोया मेज और कुर्सी आपस में फंस चुके थे और इसमें मेज के बारीकपन ने अहम किरदार अदा किया था। हम दोनों ने मिलकर एंड्रियो की लाश को निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन बेसूद। इसके दाएं हाथ का अंगूठा काट दो, मैंने जरीको से कहा तो वो खंजर लेकर एंड्रियो की लाश की तरफ बढ़ा और आने वाहिद में उसका अंगूठा हाथ से अलहदा कर दिया। मैंने ये अंगूठा लेकर उससे पीतल के चौकोर टुकड़े को दबाया तो एक गड़गड़ाहट के साथ लिबार्टी का दरवाजा खुल गया। तुम इधर ही रुको, हम अभी आते हैं। किसी को अंदर मत घुसने देना, चिटखनी चढ़ा दो, मैंने मनहूस अंगूठा फेंकते हुए जरीको से कहा और राहदारी में दौड़ लगा दी। आगे के रास्तों से मैं पूरी तरह वाकिफ था। किसी भी ताखीर के बगैर मैंने डॉक्टर तनवीर को बाहर की तरफ धकेला। चंद लम्हों के लिए उसे इस गैर मुतवक्के और एक अजीम नवीद का यकीन नहीं आया, लेकिन वो एक ज़हीन शख्स था, फौरन समझ गया और अपने दफ्तर में घुसकर एक हैंड बैग उठा लाया। उस बैग में न जाने क्या था। बहरहाल मैंने गुज़श्ता पूरे हफ्ते में इस बैग को पहले कहीं नहीं देखा था। डॉक्टर ने मुझसे खोल लेकर अपने चेहरे पर चढ़ाया। बैग हाथ में पकड़ा, हमने राहदारी की तरफ दौड़ लगा दी। जरीको कमरे में खड़ा खंजर छुपा रहा था। जरीको को देखकर डॉक्टर चंद लम्हे महबूत रह गया। उसी आन तपाई पर रखे हुए टेलीफोन की घंटी बजी और वो चौंक पड़ा। मैंने आगे बढ़कर चटखनी गिरा दी और दरवाजा खोला। हाल में उस वक्त बहुत ही कम रोशनी थी।
सिर्फ गिनती के चंद लोग मदहोश हो रहे थे और काउंटर पर एक शख्स सर झुकाए बैठा था। हम एंड्रियो के दफ्तर से निकले और तेज तेज कदम उठाते हुए एक तरफ चलने लगे। नाइट क्लब के सामने रोड पर एक टैक्सी कार खड़ी थी और उसका ड्राइवर ऊँघने के से अंदाज में स्टीयरिंग पर सर रखे बैठा था। जेरिको ने उसे बाहर निकाला और किसी बेजान खिलौने की तरह उठाकर दूर पटक दिया। हम इंतहाई सुरत से कार में बैठे और कार पूरी रफ्तार से न्यूयॉर्क की सड़कों में रवां दवां हो गई।